हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरे यूपीएससी के लड़ाकों, मेरे यूपीएससी के शूरवीरों, कैसी पढ़ाई चल रही है लॉकडाउन में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। उनसे बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होगा। रिवीजन भी हो सकता है। इन वीडियो को आप बार बार जब देखेंगे तो आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगी। ओके। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट आता है, आपको लगता है कुछ आपको और जानना था, या जो इन वीडियो में जो फैक्ट नहीं बताया गया है, प्लीज़ वो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल उनका जवाब दूंगा और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है। अभी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप मेरी प्लीज़, अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, पिछली 3 वीडियोस हिस्ट्री से लेके एंशिएंट हिस्ट्री वाली, वो प्लीज़ देख लें, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पुरानी वीडियोस का सिग्निफिकेंस उतना बढ़ता जाएगा। हम अगर पीछे को छोड़ते जाएंगे तो आगे हो सकता है हमें कनेक्टिविटी में दिक्कत हो, हमें जो है उतना लिंक हम ना कर पाएँ। ठीक है। ओके। तो हमने पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हमारे पास जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था वो कैसे कैसे शुरू हुआ। प्री हिस्टोरिक टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, तो कहाँ से कितना पीरियड, कहाँ से हमारा जो है, हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड में पैलियोलिथिक एज पढ़ी थी, हमने मीज़ोलिथिक एज पढ़ी थी, नियोलिथिक एज पढ़ी थी। ये पूरी स्टोन एज में आती है। अब उसके बाद में जब हम धीरे धीरे देखेंगे कि स्टोन एज जो है ख़त्म हो गई अप टू 2500 बीसी तक, उसके बाद में हमारे पास जो आती है वो है चाल्कोलिथिक एज, जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं, जिसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, या जिसको हम स्टोन कॉपर एज भी कहते हैं। जब शुरुआत में जो 2500 बीसी के आसपास का जो पीरियड है उसको हम स्टोन कॉपर एज भी कहते हैं, क्योंकि वो पीरियड था जब हमारी स्टोन एज जो है वो धीरे धीरे एडवांस स्टेज में कन्वर्ट हो रही थी और वो धीरे धीरे कॉपर स्टेज में तब्दील हो रही थी, बदल रही थी। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ चाल्कोलिथिक सेटलमेंट की बात की है, चाल्कोलिथिक एज का मतलब होता है स्टोन कॉपर एज, यानी कि जो हमारी बिगिनिंग शुरू हुई है स्टोन और कॉपर वाली, वो इस पीरियड में क्या हुआ है कि कॉपर की हमें नॉलेज हो गई है, कॉपर की हमें इंफॉर्मेशन हो गई कि एक मेटल होती है जिसका नाम कॉपर है। उस कॉपर से हम टूल्स बनाने लगे, तो इसलिए इस पर्टिकुलर पीरियड को हम कॉपर एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पीरियड में हमें 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 ये पता है कि ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टीन की मेटलर्जी के बाद में जो मिक्सअप होती है उससे एक नई मेटल बनती है, उसको कहते हैं ब्रॉन्ज। तो हमें इससे, अगर हम इसको ब्रॉन्ज कहते हैं तो इसका मतलब हमें इस पीरियड में ब्रॉन्ज की हमें नॉलेज हो गई थी। और ब्रॉन्ज जो है, हमें ये पता लग गया था कि एक मेटल कॉपर है, दूसरी टिन है, और दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, मेल्ट करते हैं, उसके बाद मिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो वो ब्रॉन्ज बनती है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि हमें जो है उस समय मेटलर्जी की भी नॉलेज हो गई थी। ठीक है। तो ये एडवांसमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कहाँ? स्टोन एज में हम बिल्कुल रफ स्टोन यूज़ करते थे पैलियोलिथिक पीरियड में, और अब हम एक ब्रॉन्ज एज यानी कि हम मेटलर्जी भी यूज़ कर रहे हैं। हम अब जो है उसमें हमने और भी एक एडवांस स्टेप आगे बढ़ा दिया है मेटल एज में भी, जिसमें हम ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे हैं, दो मेटल्स को मिलाकर। ठीक है ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सबसे पहली जो मेटल जो हमें जो जिसकी नॉलेज हुई थी वो थी कॉपर। ठीक है। और इसका इस्तेमाल इस पीरियड में होने लगा, चाल्कोलिथिक पीरियड में। अच्छा, अभी इसके जो साइट्स हैं वो हमारे पास जो एरियाज़ हैं वो साउथ ईस्ट राजस्थान है, उसके बाद में वेस्ट एमपी है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, और उसके अलावा थोड़ा बहुत साइट जो है हमारे पास ईस्ट में भी मिलती है। बट ये मेजर साइट्स हैं जो अभी बताई हैं, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब मेजर साइट्स हैं। ठीक है। अब जो राजस्थान में जो साइट्स हैं वो इम्पोर्टेंट साइट हैं,
आहार एंड गिलंड, गिलंड एंड आहार, दो साइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। फिर जो एमपी में है वो मालवा, कयाथा एंड ईरान, ये 3 साइट्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी छोटी छोटी साइट्स भी हैं, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया की बात, इंडिया की बात हम करेंगे तो कंसिडर्ड द रिचेस्ट अमंग द चालकोलिक सेरेमिक्स, मतलब इस एरिया में हमें रिचेस्ट चालकोलिक सेरेमिक्स मिले हैं। महाराष्ट्र में जो एक क्षेत्र है जिसका नाम है जोरवे, जोरवे जो है, जोरवे है, नेवासा है, अहमदनगर है, पुणे है, प्रकाश है और नासिक है। ये सब के सभी, क्योंकि जोरवे जो है एक चालकोलिथिक का बड़ा सेंटर है जोरवे, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जोरवे बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसलिए इसको पूरे को जोरवे कल्चर बोलते हैं। तो चालकोलिथिक सेटलमेंट में जो चालकोलिथिक सेटलमेंट कल्चर जो है उसमें एक सब कल्चर है जोरवे नाम का, ठीक है। अब उसमें ये सब चीज़, ये सारे एरिया आते हैं, नेवासा, अहमदनगर, पुणे, प्रकाश एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये देखिए चालकोलिथिक साइट्स का एक पूरा इंडिया मैप पे पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, मार्क किया हुआ है। तो ये देखिए आप जो है, अगर हम ये महाराष्ट्र में देखेंगे, ये हमारा जो है ये पीरियड, ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो हमारे पास जोरवे दिख रहा है, नेवासा दिख रहा है, इनाम गांव दिख रहा है, ये सारा महाराष्ट्र में आता है। नीचे जो ब्रह्मगिरी दिख रहा है ये कर्नाटका में है, ठीक है। इसी तरह से जब हम ऊपर जाते हैं, गिलुंड एंड आहार, ये 2 साइट्स हैं जो राजस्थान में आती हैं, साउथ ईस्ट राजस्थान में यह पड़ता है एरिया, ठीक है। और उसके बाद में जो आप इसके ईस्ट में देखेंगे, गिलुंड एंड आहार के जो इनके ईस्ट में है ईरान, कयाथा, ये एमपी की साइड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो एकदम फार ईस्ट में आप देखेंगे रेड डॉट जो है चिरांद, ये हमारी बिहार में है। और एकदम वेस्ट में जो देखेंगे हम मेहरगढ़, मेहरगढ़ पहले भी हमने देखा, ये पाकिस्तान में है। तो ये साइट्स हमारी चालकोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। अब जोरवे कल्चर की बात हम करें, जोरवे हम पहले भी देख चुके हैं कि जोरवे एक बहुत मेजर कल्चर है चालकोलिथिक का। तो ये 1400 टू 700 बीसी का ये कल्चर पूरा है। तो इसमें हम बात करते हैं कि मॉडर्न महाराष्ट्र जो है वो पूरा जोरवे कल्चर में आता है, लेकिन इस कल्चर में विदर्भा और कोंकण कोस्ट नहीं आता महाराष्ट्र का, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करेंगे, तो हमने पहले भी देखा, ये देखिए ये जो कल्चर है इसमें देखेंगे कोस्टल, जो महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया है वो नहीं आ रहा है, और विदर्भा जो डीप ईस्ट है महाराष्ट्र का, धनबाद के ईस्ट, मतलब मैक्सिमम इसमें जो है नेवासा जो है, नेवासा वहाँ तक हमारा मैक्सिमम ईस्ट है महाराष्ट्र का, वो उससे ईस्ट में महाराष्ट्र के में कोई साइट चालकोलिथिक की नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मेजर सेटलमेंट जो चालकोलिथिक पीरियड की हमें मिली है वो सारी ज़्यादातर रूरल नेचर की थी, अर्बन नेचर की नहीं मिली है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि चालकोलिथिक जो पूरा जो सोसाइटी थी, जो सभ्यता थी, वो एक रूरल सभ्यता थी, ठीक है। सभ्यता तो पहली बात तो अभी हम इसको कह नहीं रहे हैं, क्योंकि सिविलाइजेशन हमने शुरू में पढ़ा था, हमने देखा था कि सिविलाइज्ड सोसाइटी उसी को हम कहेंगे जिसमें कि एक राइटिंग स्क्रिप्ट जो है वो उसकी नॉलेज होती है। तो अभी तक हमारे पास राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं थी, मैं आगे भी बताऊंगा ये बात। तो इसलिए हम इसको एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन नहीं कह सकते, इसको कल्चर हम कहेंगे। तो इसलिए जो मेजर सेटलमेंट जो मिली हैं सारी रूरल कल्चर्स की मिली हैं, रूरल थी नेचर में। तो इसमें कुछ साइट्स हैं जो अर्बन जिनको हम कह सकते हैं, जिनमें से दैमाबाद और इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव को हम इसमें सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड सोसाइटी बोलेंगे, और ये क्वेश्चन आ सकता है। इनाम गांव एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट है चालकोलिथिक की। जैसे हम फिर से मैं इस पर जाऊंगा, तो इनाम गांव हमारा देखिए जोरवे के जस्ट साउथ में इनाम गांव में हम और जोरवे के जो नेवासा के और जोरवे के जो नॉर्थ में है वो दैनाबाद है। तो दोनों ये साइट्स जो हैं ये अर्बनाइज्ड कह सकते हैं हम इसको। तो कर क्वेश्चन आता है कि चालकोलिथिक सेटलमेंट में इनमें से कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो अर्बन जिसमें मिलते हैं। तो
एविडेंस मिलते हैं अर्बनाइज सोसाइटी के, तो इसमें से इनाम गांव और दैनाबाद। ठीक है, उसके बाद में अब हम ये देखिए चालकोलिथिक सेटलमेंट में हमारे पास पोट्री की हमें नॉलेज हो गई थी। तो पोट्री में एक ये ब्लैक ऑन रेड जॉर्वे पेंटिंग है, जॉर्वे में मिली हुई है ये पेंटिंग कह रहा हूँ, सॉरी पोट्रीज हैं। तो ये 1200 BC पीरियड की है। तो ये इम्पोर्टेंट ये चालकोलिथिक पोट्री है। तो ये एक मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि ताकि ये याद रहे कि वहाँ पर पोट्री और पोट्रीज के ऊपर जो है पेंटिंग का भी हमारे पास वो आर्ट की नॉलेज हो गई थी इस पीरियड में। अब इसमें क्या है कि स्टोन के छोटे छोटे टूल्स और वेपन जो हैं इस समय यूज़ करते थे लोग। कॉपर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बट स्टोन का भी यूज़ ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए इसको स्टोन कॉपर एज भी बोलते हैं। स्पेशली द बिगिनिंग ऑफ चालकोलिथिक पीरियड जो था उसमें हमारे पास ये प्रूफ मिलते हैं, ये एविडेंस मिलते हैं कि लोग स्टोन और कॉपर दोनों का प्रयोग एक साथ करते थे। तो हम इसीलिए इसको स्टोन कॉपर एज भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारी सेटलमेंट जो थी वहाँ पे हम कॉपर ऑब्जेक्ट जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी नंबर्स में हमें मिली हैं। अब आहर की बात हम करें, आहर जो एक साइट थी, हम अभी देख रहे थे कि आहर साइट पे हमें स्टोन का जो यूज़ मिला है वो लगभग एब्सेंट मिला है। इसमें आहर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। स्टोन एक्सिस आर कम्प्लीटली एब्सेंट इन आहर। अच्छा, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर अवेलेबल लोकली। कॉपर एंड ब्रॉन्ज अवेलेबल इसलिए थी क्योंकि एक जगह है राजस्थान में, नॉर्थ राजस्थान में बेसिकली बोलते हैं उसको, बोलते हैं उसका नाम है खेतरी। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में आती है। जो ये खेतरी है ये सबसे फेमस कॉपर माइन है इंडिया की। तो ये उस समय से कॉपर माइनिंग चल रही है भारत में। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी कॉपर माइनिंग है वो। ठीक है, तो ये लोकल इसलिए अवेलेबल थी क्योंकि यहाँ पे माइनिंग की फैसिलिटी, माइनिंग की हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। माइनिंग जानते थे उस समय के लोग, इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए इस मैप का मैंने इस्तेमाल किया है। ये मैप में दिख भी रहा है आहर और गिलुंड दोनों साइड्स। ये मैंने पहले ही बताया था कि लोग जो थे चालकोलिथिक पीरियड के, उन लोगों को मेटलर्जी की नॉलेज थी। मेटलर्जी वो करते थे, कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया उन लोगों ने। ठीक है, अब आहर कल्चर का जो रीजनल सेंटर जो था उसको हम गिलुंड कह सकते हैं। वो साइड जो बिल्कुल जस्ट नॉर्थ में पड़ती है आहर के, वो उसको हम एक आहर कल्चर का एक सेंटर मान सकते हैं। जो चालकोलिथिक का दूसरा सब सेंटर है आहर, उसका एक रीजनल सेंटर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, चालकोलिथिक पीरियड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री ब्लैक एंड रेड वाइडली प्रीवेलेंट रही है 2000 BC के आसपास, 2000 BC के आसपास ब्लैक एंड रेड वाइडली प्रेवलेंट थी। ठीक है, लोग जो थे वो स्टोन से बने हुए घरों में रहते थे। ठीक है, एक पोट्री का एक मैं एक वो दिखाना चाहता हूँ। ये वाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर, ये आहर में मिली है 1500 BC। आहर कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर करते थे ये इसको जो चालकोलिथिक जो एज है इसको हम अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी बोल सकते हैं। इस समय फार्मिंग कल्चर था, ये बिल्कुल क्लियरली हमें मिलते हैं, इसके एविडेंसेस मिलते हैं। आगे हम बताएंगे क्या क्या चीज़ ये उगाते थे, उनके यहाँ पे किस किस चीज़ की खेती होती थी। ये डोमेस्टिकेशन करते थे काउस की, शीप्स की, गोट्स, पिग्स एंड बेफेलोस की। ठीक है, कैमल के जो रिमेन्स हैं उनको एविडेंस हमें मिले हैं, वो मिले हैं। अब वो मतलब उसका क्या करते थे कैमल का, वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट हाँ ये पता है कैमल रिमेन्स हमें मिले हैं। कैमल से उसका मीट खाते थे या उसको जो है ये दूर ट्रैवलिंग में यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट में, उसके अभी कोई प्रमाण हमें मिले नहीं।
ठीक है। डियर वर हंटेड, पीपल एट बीफ, बीफ खाते थे लोग, बट सम रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस और डोंकीज आर ऑल्सो फाउंड, बट इट इज क्लियर दैट Chalcolithic people did not eat pigs. अब चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर जो था उसमें क्या क्या चीज़ उगाते थे, बाजरा उगाते थे, बेर उगाते थे, पल्सेस उगाते थे। पल्सेस में ये मसूर एंड ब्लैक एंड ग्रीन ग्राम जो थी ये वो ग्रो करते थे। अब इन सब इनके ये फार्मिंग जो साइट्स हैं, ये कहाँ कहाँ इनके एविडेंस मिले हैं? नवादा टोली है महाराष्ट्र में, वहाँ मिले हैं, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है। कॉटन वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन ब्लैक कॉटन सॉइल इन डेक्कन। अब डेक्कन, ये देखिए डेक्कन क्या है, ये जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये देखिए ये क्षेत्र है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये पूरा हमारा ब्लैक जो कलर है ये ब्लैक कॉटन सॉइल का कलर है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो कॉटन, इसीलिए उसको ब्लैक कॉटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त सॉइल होती है। क्योंकि कॉटन को क्या चाहिए, कॉटन को चाहिए सनलाइट बहुत अच्छी चाहिए और वाटर जो है उसको चाहिए उपयुक्त मात्रा में। ठीक है ना, अप्रोप्रिएट लेवल पे वाटर की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इसके अंदर मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है और ये वो एरिया है जहाँ पे सनलाइट एकदम डायरेक्ट पड़ती है। तो इसलिए इस क्षेत्र में इस पूरे जो ब्लैक कलर से हमने डार्क वो किया हुआ है, शेड किया हुआ है, इस पूरे एरिया में कॉटन बहुत अच्छे से उगाई जाती है। तो ये हम चालकोलिथिक पीरियड में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि देखिए जैसे जैसे एरिया है इसमें काफ़ी सारी साइट्स हैं। जैसे हम राजस्थान की ही बात कर लें, जैसे आहर और गिलुंच हमारी साइट्स हैं, वो लगभग देखिए इस पूरे ब्लैक पोर्शन के, ब्लैक सॉइल के नॉर्थ वाला पोर्शन वो है। उसके नीचे हम नीचे साउथ में जाएंगे तो कुछ एमपी में कुछ साइट्स हैं, कुछ महाराष्ट्र में काफ़ी साइट्स हैं और गुजरात में कुछ साइट्स हैं। तो ये साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर चालकोलिथिक एविडेंस मिलते हैं और ये लोग कॉटन ग्रो करते थे, इसके भी एविडेंस मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पीरियड में जो ब्रिक्स थी जिससे मकान बनाते थे वो पकी हुई ईंटें नहीं होती थी, बर्न ब्रिक्स नहीं होती थी, वो कच्ची ईंटें होती थी। मड ब्रिक्स के मकान मिले हैं, मड ब्रिक्स में रहते थे लोग, इसके एविडेंस मिले हैं। और सर्कुलर पिट हाउसेस भी मिले हैं इनाम गांव हमने, अगर हम उसको फिर से देखें, हमारे जो चालकोलिथिक साइट का जो मैप है, तो इनाम गांव देखिए जॉर्वे के साउथ में। तो हमारे अभी दो हमने मेजर कल्चर पढ़े हैं, दो सब कल्चर हमने मेजर पढ़े हैं अभी कि चालकोलिथिक के। तो एक तो अहर कल्चर है और एक जॉर्वे है। तो जॉर्वे के जस्ट साउथ में इनाम गांव पड़ता है। इनाम गांव एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी यही बोल रहे हैं कि इनाम गांव जो है इनाम गांव में हमें सर्कुलर पिट हाउसेस के एविडेंस मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। चालकोलिथिक जो लोग थे वो टूल्स का इस्तेमाल करते थे, वेपन, कॉपर से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल, वेपन्स का इस्तेमाल करते थे और बैंगल्स जो बनाते थे, चूड़ियाँ बनाते थे, वो पहनती थी औरतें, तो वो चूड़ियाँ जो हैं कॉपर की बनाते थे। तो ये मिले हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स, ये टेक्निक जानते थे वो लोग। ठीक है। कॉटन जानते थे, तो कॉटन के क्लॉथ्स प्रोबेबली ज़्यादा उसमें मिले हैं हमें। पीपल बिलीव्ड इन रीबॉर्न आफ्टर डेथ। जो चालकोलिथिक लोग थे उनकी जो रिलीजियस बिलीफ्स थे उसमें पुनर्जन्म का एक वो भी शामिल था। उनका मानना था कि लोग मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। ये हमें कैसे पता लगता है? ये ऐसे पता लगता है क्योंकि जो उनकी कब्रें खोदी गई हैं, जो बरीड उनकी डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं, तो उनको हमने देखा तो उसमें उन्होंने पॉट्स रखे हुए हैं, एसेंशियल आइटम रख के भर के। तो उससे ये लगता है कि उनका जो विश्वास था वो ये था कि रीबॉर्न होता है इंसान का,
मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। ठीक है ना। अब इनकी जो दफनाने की जो प्रक्रिया थी, बरियल प्रैक्टिस जो थी, उसमें क्या था कि एक 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 कवर बना के, ऊंट बना के उसको अपने घरों में दफनाते थे बॉडी को। अच्छा, दो तरीके के दफनाने की, दो तरीके की प्रक्रिया मिली है। जो नॉर्थ साउथ पोजीशन मिली है महाराष्ट्र में, बॉडी को नॉर्थ साउथ पोजीशन में दफनाते थे, और साउथ इंडिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दफनाते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रीजनल डिफरेंसेस थे। रीजनल डिफरेंसेस की वजह से उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी अलग अलग थे, रिलीजियस बिलीव्स भी अलग अलग थे। तो ये हमें डाइवर्सिटी को, हमें वहाँ हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो कंसेप्ट है उसको वहाँ तक लेके जा रहा है। ठीक है। टेराकोटा विमेन फिगर्स मिली हैं, तो इससे पता लगता है कि लोग जो हैं मदर गॉडेस की पूजा करते हैं। तो ये देखिए, जैसे फ़ोटो मिली हैं इनाम गांव में, ये इमेजेस मिली हैं, ये मदर गॉडेस की और ये टेराकोटा फिगरिन मिली हैं। ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं चालकोलिथिक सेटलमेंट की, तो हमने दो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, सेटलमेंट पैटर्न और बरियल प्रैक्टिस। दोनों चीज़ों से हमें पता लगता है कि सोशल इनइक्वालिटीज़ थी वहाँ पे चालकोलिथिक समाज में। चालकोलिथिक जो हमारा कल्चर जो था, उस पूरे कल्चर में हमें सोशल इनइक्वालिटीज़ मिली हैं। अब जो सेटलमेंट थी उनके साइज़ भी डिफरेंट थे। साइज़ डिफरेंट होने से क्या होता था कि जो बड़ी सेटलमेंट थी वो डोमिनेट करती थी छोटी सेटलमेंट पे। जैसे आज की डेट में भी हम देख सकते हैं, अगर कोई बड़ा गांव है तो वो छोटे गांव पे एक तरह से डोमिनेटिंग रहता है। इनाम गांव में हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि जो क्राफ्ट्समैन थे वो सेटलमेंट के वेस्टर्न साइड में रहते थे, वेस्टर्न फ्रिंजेस में रहते थे, और वो भी, और जो किंग होता था या चीफ होता था वो सेंटर में रहता था। ठीक है। अब क्या, दो चीज़ें और डिफरेंस में नज़र आया सेटलमेंट में। जो चीफ होता था, चीफ या किंग जो भी है, जिसको जो भी कहेंगे, वो जो होता था, वो उसका जो मकान होता था या उसके जो सहायक होते थे, जो उसके असिस्टेंट होते थे, उनका जो अच्छे पोस्ट पे होते थे, उनके जो मकान मिले हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में मिले हैं। और जो दूसरे लोग होते थे, जो नॉर्मल पीपल होते थे, उनके हट मिली हैं, उनकी राउंड उसमें। ठीक है ना। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है चालकोलिथिक फेज का? चालकोलिथिक फेज जो है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पोटरी बनाते थे, पोटरीज बनाई है इन्होंने, ये व्हील टर्न्ड ब्लैक एंड रेड पॉट्स होते थे उसमें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हील टर्न मतलब इनको चाक की नॉलेज थी और व्हील की अच्छे से ये वो करते थे इस्तेमाल। ठीक है ना। तो पहली ये सभ्यता थी जो पेंटेड पोटरी यूज़ करते थे, कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, ईटिंग के लिए यूज़ करते थे, ड्रिंकिंग के लिए और स्टोरिंग के लिए। ठीक है ना। अब हमें किस तरह की पॉट्स मिले हैं? लोटा और थाली, ये चीज़ हमें मिली है। ये पहली सभ्यता मिली है पेनिनसुलर इंडिया की, जो कि इसमें लार्ज विलेजेस थे। ठीक है। बहुत बड़े बड़े विलेजेस इस सभ्यता में मिले हैं, उससे पहले नहीं मिले थे। न्यूलिथिक एज तक छोटी छोटी सेटलमेंट्स पहले थी, अब बड़े बड़ी लार्ज विलेजेस भी मिलने लगे। उसके अलावा इसमें जो सीरियल्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो न्यूलिथिक कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा किए गए हैं। न्यूलिथिक में हम एग्रीकल्चर थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी, पर इसमें चालकोलिथिक पीरियड में न्यूलिथिक से कहीं ज़्यादा सीरियल्स प्रोड्यूस किए गए हैं। वेस्टर्न इंडिया की हम बात करें तो हमें प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पे चालकोलिथिक एज में लोग एनिमल मीट खाते थे, जबकि ईस्ट इंडिया की बात करें तो फिश एंड राइस ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट था फूड का। अब जो डोमेस्टिकेशन जो था एनिमल्स का, वो प्रोबेबली हुआ है उनको मारकर उनका मीट खाने के लिए।
डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अभी तक नहीं मिला। इससे क्या साबित होता है कि उनको दूध की जो थी उसकी नॉलेज ये नहीं थी कि इसको इंसान को भी पीना है। उनको लगता था कि जो मिल्क है एनिमल का, ये उसकी छोटा कैटल जो है, बेबी कैटल जो है, उसको पीना है। अगर हम ब्लैक कॉटन रेड सॉइल एरिया की बात करें तो हमें कॉटन के प्रमाण तो मिलते हैं, एग्रीकल्चर में कॉटन इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन वो लार्ज स्केल पे नहीं हो पाई। लार्ज स्केल के लिए इसलिए नहीं हो पाई कि जैसे ही मैंने बोला कि जो कॉटन, ब्लैक कॉटन जो सॉइल है, वो जो रीजन है, ब्लैक कॉटन सॉइल हार्ड होती है और उसको प्लविंग करने के लिए, उसको जोतने के लिए हमें हार्ड मेटल की ज़रूरत होती है। कॉपर और ब्रोंज उससे उतनी ज़्यादा जुताई नहीं की जा सकती और इसके लिए आयरन इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अभी तक हमारे पास, हमें उसकी नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए लार्ज स्केल पे कॉटन की एग्रीकल्चर नहीं हुई है। और ये सेम चीज़ रेड सॉइल पे भी लागू होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें पता लगती है कि ये फूड ग्रोइंग इकोनॉमी थी पूरी तरह से। चालकोलिथिक जो सोसाइटी थी, कल्चर जो था, पूरी तरह से फूड ग्रोइंग इकोनॉमी थी। लेकिन इसके बाद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। शिशु मृत्यु दर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके कारण दो हो सकते हैं। एक तो एक कारण हो सकता है कि उनको न्यूट्रिशंस की जो है मेडिकल नॉलेज ना होने की वजह से न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिल पाते थे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई एपिडेमिक आ गई हो, जिसकी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई हो, इतने बच्चों की मृत्यु हुई हो, शिशु मृत्यु दर जो है इतनी हुई हो। ठीक है, शुरुआत मैंने जैसे बोला कि जो हमारी जो चालकोलिथिक एज की जो बिगिनिंग थी वो स्टोन कॉपर एज थी। अभी तक हमें शुरुआत में ब्रॉन्ज मेटलर्जी की हमें जितनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उस पीरियड में हम स्टोन प्लस कॉपर से काम चलाते थे, दोनों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए उस एज को स्टोन कॉपर एज बोलते हैं। तो मिक्सिंग मेटलर्जी की हमें नॉलेज नहीं थी, ब्रॉन्ज उस समय नहीं था। एडवांस स्टेज में लोगों ने ब्रॉन्ज इस्तेमाल करना शुरू किया। ब्रॉन्ज की खासियत ये होती है कि ये कॉपर से स्ट्रांग होती है, तो जल्दी से टूटती नहीं। तो इसका जाहिर सी बात है, टूल्स जो बाद में बनने शुरू हुए हैं उसके बाद में और धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ती चली गई। ब्रॉन्ज टूल्स जो थे उन्होंने क्या किया है कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो थी जितनी भी विश्व की है, उनके राइज होने में बहुत मदद की है ब्रॉन्ज टूल्स। जैसे क्रीट, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभी जो राइज किए हैं इसके पीछे ब्रॉन्ज का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, पहले ही मैंने बताया इसको हम सिविलाइजेशन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसलिए हम इसको कल्चर बोल रहे हैं। चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर बोलते हैं, सिविलाइजेशन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि राइटिंग अभी तक हमें नॉलेज नहीं थी और बिना राइटिंग के हम सिविलाइज नहीं कह सकते, सिविलाइजेशन नहीं कह सकते। ठीक है, अब उसके बाद में अभी तक हमने ये चालकोलिथिक पीरियड पूरा हमने पढ़ लिया है, पूरी इसकी हमने जो है डीप में बिल्कुल स्टडी की है। इसके बारे में कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मैं उसका जवाब दूंगा। और प्लीज़ बुक्स ज़रूर पढ़ें। इसके बाद में हम जब जैसे जैसे हमारा ये पीरियड बीतता है, आगे हम बढ़ते हैं इतिहास में, तो जो इंसान था वो और डेवलपमेंट की तरफ जाता है और हम धीरे धीरे देखते हैं कि हड़प्पन कल्चर भी हमारा डेवलप होना शुरू होता है। इसमें मैं एक खास बात ये भी बोलना चाहूँगा कि पैरेलल पीरियड भी था, चालकोलिथिक पीरियड और हड़प्पन पीरियड के बीच में जो है पैरेलल डेवलपमेंट भी हो रहा था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों पैरेलल थे कि नहीं थे, या कुछ भी स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों पैरेलली भी एक्सिस्ट कर रही थी। हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और चालकोलिथिक जो हमारा कल्चर है उसको भी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं, हड़प्पन कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 1921 में जो पहली बार इस साइट को, इसकी साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट को डिस्कवर किया था, वो हड़प्पा वेस्ट पाकिस्तान में एक सिटी है, वहाँ पर हमने डिस्कवर किया था। तो ये इंडस वैली इसलिए क्योंकि ये पूरा एरिया जो है इंडस रिवर के और सराउंडिंग एरिया है।
तो इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका जो हम एरिया है वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया अभी तक का जो हमने देखा है, जो साइट्स मिली हैं उसके हिसाब से पता लगता है इतना एरिया है। ये एरिया जो है ये पाकिस्तान से भी बड़ा है एरिया है, ठीक है। और लगभग 1500 हड़प्पन साइट्स जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। तो ये कुछ सील्स हैं, कुछ इमेजेस हैं जो हड़प्पा कल्चर से बिलोंग करती हैं। हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम ये सब चीज़ें डेवलप हुई, कहाँ से हमें पता लगती हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ और मैं अभी थोड़ा सा एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पन कल्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक अर्बन सेटलमेंट थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ये एक सिविलाइजेशन थी। सिविलाइजेशन का मतलब है राइटिंग स्किल्स वहाँ पर थी, लोगों की राइटिंग की नॉलेज थी, ठीक है। वो कुछ भी सिंबल्स वगैरह लिखते थे, लेकिन लिखते थे, तो उसको एक सिविलाइजेशन इसलिए बोला गया है। तो अब जब इसकी हम बात करते हैं कि अर्बन सेटलमेंट थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी की सारी साइट्स अर्बन थी, कुछ रूरल साइट्स भी थी, है ना। लेकिन एक बात जो तय होती है, जो सिद्ध होती है, वो ये है, जो प्रूव होती है कि ये सारी की सारी साइट्स जो थी, सारी की सारी सिटीज़, सारी के सारे जो अर्बन सेटलमेंट या रूरल सेटलमेंट्स थी, ये सारी वेल प्लान्ड सेटलमेंट थी, ठीक है। वो हम आगे बढ़ेंगे कि वो उनको हम प्लान क्यों कह रहे हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ सेटलमेंट हड़प्पा सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स। इसके 5 डिविजन्स हमने डिवाइड किए हैं। पहला डिवीज़न जो है इसको 5 लेवल डिवाइड किया है। तो पहला लेवल जो है उसमें क्या है कि जो सेटलमेंट जिसका एरिया 80 हेक्टेयर से ज़्यादा है उसको हमने लेवल 1 का दर्जा दिया है। और लेवल 2 का जो एरिया है, जो सेटलमेंट है लेवल 2, वो 10 से 50 हेक्टेयर्स के बीच का जो एरिया है उसको हमने लेवल 2 दिया है। अब लेवल 3 जो एरिया है जो हमारा लेवल है सेटलमेंट का, उसको हमने 5 to 10 हेक्टेयर के बीच का जो एरिया है उसको हमने लेवल 3 दिया है। लेवल 4 जो है वो 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच का एरिया है। और लेवल 5 जो सबसे छोटी यूनिट है उसको 1 हेक्टेयर से कम का जो एरिया है उसको हमने लेवल 5 का दर्जा दिया है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो 5 सिटीज़ हैं जो हमारी लेवल 1 है, जिनका एरिया 50 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वो ये 5 सिटीज़ हैं। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धालेवान, राखीगढ़ी और गनवेरीवाला। ये 5 सिटीज़ जो हैं, 5 सेटलमेंट्स जो हैं, ये हमारी मेजर सेटलमेंट्स हैं और सबसे बड़ी सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। अभी हम ये हमारे पास जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये देखिए पूरा मैप है, ठीक है। अब इस मैप में आप देखेंगे गंगा रिवर तक का हमारे पास, ईस्ट में गंगा रिवर तक जारी है और वेस्ट में पूरा जो है ईरान तक का पूरा एरिया हमारे कवर हो रहा है। और अगर साउथ में बात करेंगे तो तापी रिवर जो है वहाँ तक, और नॉर्थ में ही अफ़गानिस्तान तक टच करता हुआ एरिया है पूरा, ठीक है। ये पूरा मैप जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लें। मैं बार बार यही कहता हूँ क्योंकि ये डाउट पूछने का बहुत अच्छा समय है। बाद में एग्ज़ामिनेशन हॉल में डाउट आएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये यहीं क्लियर करें, पहले ही एग्ज़ाम से पहले ही क्लियर करें। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, हेल्पिंग ब्रेन्स को। ये हेल्पिंग ब्रेन्स आपके हम सभी के साथ मिलके एक अच्छी डिस्कशन करने के लिए बनाया गया है और नॉलेज शेयर करने के लिए बनाया गया है, बेसिकली नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।